चलो बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अच्छे तरीके से समझने के बाद मुझे लगता है कि हमें एक क्वेश्चन की शुरुआत करनी चाहिए, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रैक्टिकली गिनने के लिए पूछा गया हो। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही एक क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिननी है। We have to find out NPV, profitability index and internal rate of return in this particular question. अच्छा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा और फिर वापिस हम इस क्वेश्चन में आके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिनेंगे। लेकिन पहले हम सवाल को पढ़ते हैं और सवाल में जो एनपीवी और आईआरआर हमें गिनना है, राइट, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को पहले रीड करना शुरू करते हैं। The management of the company has two alternative proposals under consideration. Project A requires a capital outlay of rupees 12 lakh and Project B requires capital outlay of rupees 18 lakh. Both are estimated to provide a cash flow for 5 years. So this is the life of the project के 5 साल तक दोनों ही प्रोजेक्ट चलेंगे। प्रोजेक्ट A रुपीज 4 लाख पर ईयर एंड प्रोजेक्ट बी रुपीज 5,80,000 पर ईयर। देखो कैश फ्लो जो मिलने वाला है वो प्रोजेक्ट ए में से हमें 4 लाख पर ईयर मिलेगा एंड प्रोजेक्ट बी में से हमें 5,80,000 पर ईयर का कैश फ्लो मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, राइट, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है। शो विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स इज प्रीफरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, पहले हमें गिनना है बच्चों नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड सेकेंड हमें गिनना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा, आप कहेंगे सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोला हुआ है, ये उसका दूसरा नाम है, मीनिंग सेम ही निकलता है। इफ यू सी इन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में लिखा है पीआई मेथड एंड द थर्ड इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये तीन चीजें हमें करनी है। इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम इस सवाल पे वापिस आके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिनेंगे। देखिए अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स भी यहाँ पे आपको दिए हैं, ये रीड करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट 10%, 18% एंड 20% टू बी रिसीव्ड एन्युअली फॉर 5 years, राइट। हमें 5 साल तक एक एक रुपया मिलता जाए तो उन सभी एक रुपयों की जो आज की वैल्यू है वो वैल्यू हमें दी है 3.791 एट द रेट 10%, 3.127 एट द रेट 18% एंड 2.991 एट द रेट 20%। तो ये तीन हमें अलग अलग फैक्टर दिए हुए, तीन अलग अलग परसेंटेज पे। एक्चुअली हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बच्चों है वो तो अभी 10% है, राइट। तो आप कहेंगे कि सर ये तीन अलग अलग परसेंटेज क्यों दिए हैं? जब हम आईआरआर की काउंटिंग करेंगे ना, तब हमें ये तीन अलग अलग परसेंटेज की बच्चों जरूरत पड़ेगी, बट अभी तो हम आईआरआर की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का ही यूज करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एनपीवी गिनना सिखाता हूं। उससे पहले बच्चों मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं इन फैक्टर के बारे में। अगर बच्चों मैं आपको यूं कहूं कि मैंने ईयर लिखे हैं सपोज 1, 2 एंड 3, दिस इज जस्ट रफ एग्जांपल, और मान लो कि हर साल मेरा जो कैश फ्लो इन हो रहा है बिजनेस में वो 100 रुपीज हर साल इन हो रहा है। अब अगर हर साल 100 रुपीज ही कैश फ्लो इन हो रहा है और मुझे मान लो उसके डिस्काउंट फैक्टर लिखने हो, लाइक हियर इट इज डिस्काउंट फैक्टर 1, डिस्काउंट फैक्टर एट द एंड ऑफ ईयर 2 एंड डिस्काउंट फैक्टर एट द एंड ऑफ ईयर 3, और फिर ये जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ लेके आना हो, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। Either I can multiply this 100 rupees with D1 and then D2 and then D3 और मैं जो फिगर आएगा वो लिखूं, या तो मैं एक मैथ्स के सिंपल से रूल का क्रिएटिव यूज कर सकता हूं। देखो मैथ्स के कौन से रूल का मैं यहाँ पे क्रिएटिव यूज कर सकता हूं, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इन 100 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं और ये तीनों तीन डिस्काउंट फैक्टर का पहले टोटल कर दूं, इफ आई गेट डिस्काउंट फैक्टर्स टोटल, और उसको मैं नाम क्या दे दूं बच्चों, इसका टोटल करके मैं उसको CDCF या CDF नाम दे दूं। CDF का मतलब क्या होगा, क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। और फिर इस क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से मैं 100 रुपये को सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई कर दूं। आई वॉन्ट टू से टू डू लाइक दिस। अगर मैं इस तरीके से भी करूं
तो भी मुझे लगता है कि मुझे सीधा सिग्मा डी सी एफ का फिगर मिल जाएगा बच्चों, राइट? मतलब सिग्मा डी सी एफ लाने के लिए मुझे हमेशा D1 D2 D3 से सेम अमाउंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सेम अमाउंट है तो मैं उसको अलग अलग मल्टीप्लाई क्यों करूं? इसकी जगह पे अगर मैं क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लेके आ जाऊं तो मेरे हिसाब से काम बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यही क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर आपको दे दिया होता है। इफ़ यू सी, ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिया है, राइट, ये 3.791, 3.127 एंड 2.991, ये अपने आप में क्या है? इट इज अ क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। तो इसी क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर का यूज करके मैं तब फायदा उठा सकता हूं जब हर साल का कैश फ्लो एक जैसा हो, मतलब कि हर साल का कैश फ्लो कांस्टेंट कैश फ्लो हो। और अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्लियर दिखता है कि हर साल का जो कैश फ्लो यहां पे आ रहा है वो कैसा आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट कैश फ्लो है। और इसलिए मैं ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ। और मजे की बात यह है कि क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया ही हुआ है, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू होगा ही नहीं। आई एम श्योर आप ये शॉर्टकट का तरीका समझे होंगे। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी फिगर विथ डिफरेंट डिस्काउंट फैक्टर, इट्स बेटर दैट आई टेक कैश फ्लो एज अ कॉमन वन एंड देन आई मल्टीप्लाई इट विद द टोटल ऑफ द डिस्काउंट फैक्टर, एंड नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ऑलवेज बी denoting that total of the discount factor with the help of the word CDF, that is cumulative discount factor। तो चलिए बच्चों, यहां पे अगर मुझे पहले एनपीवी निकालनी है तो मैं सिंपल सा एनपीवी का पहले फॉर्मूला अगर आपको बता दूं वापिस, तो एनपीवी कैसे आएगी बच्चों? एनपीवी होता है समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिग्मा डीसीएफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे बच्चों एनपीवी का फिगर मिल जाएगा, राइट? अब इसके लिए मुझे सिग्मा डीसीएफ लाना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट ए के लिए भी सिग्मा डीसीएफ लेके आते हैं और प्रोजेक्ट बी के लिए भी हम सिग्मा डीसीएफ लेके आते हैं। तो सबसे पहले मैं काउंटिंग करता हूं ग्रीन कलर से, जो कि प्रोजेक्ट ए के लिए काउंटिंग होगी। तो देखिए, प्रोजेक्ट ए के लिए सिग्मा डीसीएफ कैसे आएगा, या मैं इसको यूं लिख देता हूं एनपीवी ए, यानी कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट ए। देखो, इसका सिग्मा डीसीएफ जो लाना है वो हर साल का कैश फ्लो लेना पड़ेगा। अब देखो, प्रोजेक्ट ए में से हर साल कितना कैश फ्लो आता था बच्चों? 4 लाख रुपए का कैश फ्लो हर साल आता है। तो मैं पहले लिखूंगा 4 लाख, और इस 4 लाख को जैसे कि मैंने आपको अभी शॉर्टकट ये समझाया था, क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर जो 10% का 5 साल का है वो 3.791 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप कैलकुलेटर पे 5 साल के 10% के डिस्काउंट फैक्टर लेके आते हैं और उसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा बच्चों आपको? 3.791। आई एम श्योर आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आप चाहे तो एंड में मैं सब डिस्काउंट फैक्टर लिख के उसका टोटल भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अब ये करने से सिग्मा डीसीएफ आ जाएगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, प्रोजेक्ट ए के अंदर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 18 नहीं, प्रोजेक्ट ए के अंदर 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो मैं प्रोजेक्ट ए का यहाँ पे 12 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखूंगा। अब देखो, इससे होगा ये कि मुझे पहले तो सिग्मा डीसीएफ मिल जाएगा। आपको कैलकुलेटर हाथ में रखना है जिस पे आप गिनती कर सके। तो 4 लाख इंटू 3.791, 4 लाख इंटू 3.791, ये आपको मिलेगा 15,16,400। तो ये आपका सिग्मा डीसीएफ आ गया, समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया, और इसमें से मैं 12 लाख जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसे अगर माइनस करता हूं बच्चों तो मुझे मेरा एनपीवी का फिगर मिल जाएगा, एंड द फिगर ऑफ एनपीवी इज नेचुरली गोइंग टू बी 3,16,400। तो देखिए, पहले प्रोजेक्ट का एनपीवी हमें मिल चुका है विच इज 3,16,400। सो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब वैसे ही मुझे एनपीवी निकालना है प्रोजेक्ट बी का। तो प्रोजेक्ट बी का एनपीवी निकालने के लिए मैं इसको लिखूंगा एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी, राइट? कलर चेंज करता हूं जिससे आपको आइडिया आए। चलिए, इसके लिए वापिस हमें सिग्मा डीसीएफ निकालना पड़ेगा। अब ये सिग्मा डीसीएफ कैसे आएगा? एवरी ईयर का जो कैश फ्लो है बच्चों,
एवरी ईयर का जो कैश फ्लो है कितना है, देखिए प्रोजेक्ट बी में एवरी ईयर का कैश फ्लो था 5,80,000 रुपीज। तो ये एवरी ईयर का जो कैश फ्लो है वो पहले हम लिखेंगे 5,80,000 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं वापिस 10% के 5 साल के क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से। तो क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर हमें दे दिया गया है 3.791, राइट। और इसमें से मैं माइनस करूंगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट बी। देखिए प्रोजेक्ट बी का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था दैट वाज ₹18 लाख। तो मेरे बच्चों अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट बी। और चलिए इसको भी कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें तो 5,80,000 इंटू 3.791 और माइनस करूंगा उसमें से 18 लाख का फिगर। सो मेरा जो एनपीवी आएगा यहाँ पे डायरेक्ट में अगर एनपीवी लिख दूं तो 3,98,780 रुपीज का एनपीवी आएगा। यानी कि ये प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जो पैसा आज जा रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड जो पैसा फ्यूचर का जो पैसा है वो अभी आ रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस है एनपीवी वो है 3,98,780। देखिए दोनों ही प्रोजेक्ट का एनपीवी आ चुका है। नेचुरली अभी तो प्रोजेक्ट बी का एनपीवी ज्यादा नजर आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमको प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट बी का एनपीवी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी गिनते हैं। देखिए दोनों के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को मैं एक छोटी सी बीच में लाइन खींचता हूं और उसके बाजू में यहीं पे गिनता हूं। प्रोजेक्ट ए का ग्रीन कलर से ही कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का पहले एक बार फॉर्मूला। क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बच्चों? आई एम श्योर आपको याद होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा डीसीएफ, यानी समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड डिवाइडेड बाय करना है आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए पहले अगर मैं ए के लिए गिनूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन केस ऑफ प्रोजेक्ट ए, तो उसमें समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी ये आएगा। कैश फ्लो को अगर मैं क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मुझे मिलेगा वो है मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यानी कि जो 4 साल रुपये 5 साल तक आने वाले हैं उन सभी 4 लाख रुपयों की अगर आज की वैल्यू गिनी जाए, सभी 4 लाख को, जो 1 साल के बाद आया, जो 2 साल के बाद आया, जो 3 साल के बाद आया, जो 4 साल के बाद आया, जो 5 साल के बाद आया, उन सभी 4 लैक्स को अगर डिस्काउंट करके आज पे लेके आया जाए तो उसकी जो आज की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 15,16,400। तो सिग्मा डीसीएफ मुझे लिखना पड़ेगा 15,16,400 और उसके नीचे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में लिखूंगा दैट विल बी ₹12 लाख। ये यहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ था। सो 12 लाख रुपीस का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। अब सिंपल मैं अगर इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1.2637। मैं 4 डिजिट तक जाने की कोशिश करता हूं, आप 3 तक या 2 तक भी चाहे तो जा सकते हैं, ये जैसे स्टूडेंट चाहे वैसे कर सकता है। जनरली आईसीआई देखा गया है कि वो जाती है 3 या 4 डिजिट तक। चलिए वैसे ही गिनने वाला हूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट बी। तो पी आई ऑफ बी मुझे गिनना है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ प्रोजेक्ट बी मुझे गिनना है। उसके लिए भी सिग्मा डीसीएफ चाहिए। अब एक्चुअली सिग्मा डीसीएफ यहाँ पे भी कैसे आएगा, ये कैश फ्लो को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्यूम्यूलेटिव डिस्काउंट फैक्टर से तो मुझे सिग्मा डीसीएफ मिलेगा। सो मुझे 5,80,000 इंटू 3.791 करना है। सो दैट विल गिव मी 21 लाख, दैट विल गिव मी 21,98,780, 21,98,780 और इसको मैं डिवाइड करूंगा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का फिगर था यानी कि 18 लाख के फिगर से इसे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इससे जो मुझे फिगर मिलेगा बच्चों वो है 1.2215। देखिए दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल चुका है। आप इसका इंटरप्रिटेशन जानते ही हो कि अगर इस प्रोजेक्ट में 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता ए प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको 2637 पैसा एक्स्ट्रा मिलता, और अगर आपने ये बी वाले प्रोजेक्ट में अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आपको 2215 पैसा एक्स्ट्रा मिलता। तो मैं
इन दोनों को ही यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के हाईलाइट कर देता हूँ। सो आई एम श्योर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी गिनना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इन दोनों के बेस पे कौन सा प्रोजेक्ट लिया जाए, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो देखिए एनपीवी भी प्रोजेक्ट बी की ज्यादा है, लेकिन पीआई अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट ए का ज्यादा है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखेंगे तो एनपीवी जो है वो प्रोजेक्ट बी की ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट ए का ज्यादा है। तो अभी इन दोनों को ध्यान में रख के तो यही नजर आता है कि हमें प्रोजेक्ट ए को लेना चाहिए। जब, वापिस याद करते हैं, जब दो प्रोजेक्ट दिए हो और दोनों प्रोजेक्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो, प्लीज सी टू इट वेरी क्लियरली, दोनों प्रोजेक्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो और उन दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी भी अलग अलग हो, तो आपको सिखाया गया है कि फैसला लेना चाहिए हमें किसके बेस पे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पे। और देखिए यहां पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.2637 प्रोजेक्ट बी से ज्यादा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें प्रोजेक्ट ए को ही चूज करना चाहिए। तो इस सवाल का इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके अगर जवाब दूं तो मुझे लगता है कि मुझे प्रोजेक्ट ए को चूज करना चाहिए। सो आई एम श्योर एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे गिनते हैं वो आपको समझ में आया होगा। आईआरआर अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आईआरआर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि दिस इज मोस्ट आईएमपी, जो हमने इस क्वेश्चन का मीडियम बना के सीखा कि अगर हर साल का कैश फ्लो सेम कैश फ्लो है तो हमें सिग्मा डीसीएफ लाने के लिए बड़ा सा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे हम ये क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर का यूज़ करके तुरंत ही सिग्मा डीसीएफ लेके आ सकते हैं। तो आई एम श्योर बच्चों कि आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इस क्वेश्चन में कैसे गिनते हैं वो अच्छी तरह समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद सबसे पहला मेरा अब जो काम होगा वो ये होगा कि मैं आपको आईआरआर के बारे में एक्सप्लेन करूं, फिर इसी सवाल में हम वापस आएंगे और आईआरआर को गिनेंगे। राइट, प्रैक्टिस करना और कंसेप्ट को समझना एक दूसरे के साथ बहुत ही जरूरी है। चलिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर की बात करते हैं। दिस इज अ मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट आईएमपी मेजर ऑफ दिस चैप्टर। एक एनपीवी और एक आईआरआर ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा आएगा, मतलब आएगा। तो बच्चों बराबर आपको ध्यान देना है। देखते हैं ये आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। वी हैव लर्न दैट एज डिस्काउंट रेट इंक्रीजेज द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट डिक्रीजेस। ये हमने सीखा है कि जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है, राइट, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ता है वैसे वैसे एनपीवी कम होता है। तो कुछ सो दैट मीन्स, इसका मीनिंग ये निकला ना बच्चों, दैट देयर मस्ट बी अ रेट वेर एनपीवी विल बिकम जीरो। अगर डिस्काउंट रेट बढ़ता जाए उसके सामने एनपीवी कम होता जाए तो एक कोई ना कोई ऐसा रेट तो होगा कि जहां पे एनपीवी कम होते होते बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। सो अभी हम टेक्निकल तरीके से इसको समझे तो आईआरआर की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में आपको देना चाहता हूं। आईआरआर इज नथिंग बट आईआरआर इज द रेट, आईआरआर इज द रेट वेर एनपीवी विल बिकम जीरो। आईआरआर एक ऐसा रेट है कि जिससे एनपीवी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। सो हमें एक ऐसा डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है कि जिसके ऊपर एनपीवी की वैल्यू जीरो हो जाए। राइट, आईआरआर कैन ऑल्सो बी इंटरप्रिटेड एज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। बच्चों मैं आपको एक बात समझा चुका था, राइट, इसी चैप्टर में आगे, कि जब एनपीवी इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने, आप याद करने की कोशिश करो। जब एनपीवी इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि हमारा प्रोजेक्ट हमें ना कम रिटर्न दे रहा है एक्सपेक्टेशन के सामने, ना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ना कम रिटर्न दे रहा है एक्सपेक्टेशन के सामने, ना ही ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो ये हमें उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना रिटर्न हमें चाहिए। और अगर हमें उतना ही रिटर्न मिल रहा है, ना कम मिल रहा है ना ज्यादा मिल रहा है, तो आईआरआर के रेट को मैं क्या कह सकता हूं, एक ऐसा मैक्सिमम डिस्काउंट रेट कह सकता हूं कि बस
प्रोजेक्ट इतना ही हमको एक्सपेक्टेशन पूरा कर पाएगा, इससे ज़्यादा हमें कोई रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट दे पाएगा नहीं। और इसीलिए मैंने आईआरआर को एक नाम दिया है, वो क्या दिया है, मैक्सिमम डिस्काउंट रेट विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, राइट। क्योंकि आईआरआर के ऊपर एनपीवी क्या हो जाएगी, 0। तो 100 बात की एक बात बच्चों, इस पर्टिकुलर ब्लैक बोर्ड से आपको एक ही चीज अपने मन में बिठा लेनी है कि आईआरआर एक ऐसा डिस्काउंट रेट होगा जिसमें एनपीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए आईआरआर को हमने समझने की कोशिश की। एक आईआरआर का छोटा सा पहले एग्जाम्पल देखते हैं और फिर वापिस हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाके आईआरआर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आईआरआर का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वन ऑफ द एग्जाम्पल। देखिए सिचुएशन आपके सामने आ जाती है और इस सिचुएशन में मैंने जानबूझ के कैश फ्लो को सेम रखा हुआ है कि जिससे आप क्या है कि सेम कैश फ्लो में वो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर वाले फंडा का इस्तेमाल करके काम कर सको। देखिए सवाल में क्या लिखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹8 लाख, एनुअल कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्या लिखा है, annual cash flow for the next 5 years will be ₹2,50,000 for each year। यानी कि आने वाले 5 साल में जो हमें कैश फ्लो होने वाला है वो हर साल का कैश फ्लो सेम है बच्चों। क्या पूछा है, फाइंड आउट आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंटरप्रेट इट। चलिए आईआरआर एक ऐसा रेट है जहां पे एनपीवी 0 हो जाएगी। एक बार मैं वापस लिखना चाहता हूं, आईआरआर इज a rate of return या rate of discount, right, where IRR is a rate where NPV is 0 और NPV will become 0। ये एक सेंटेंस आपको अच्छी तरह याद रखना है और इसी के बेस पे अब देखो आईआरआर गिना जाएगा। चलो मैं आईआरआर गिनने के थोड़े से स्टेप्स भी आपको समझा दूं कि जब भी आप किसी सवाल में आईआरआर गिनते हो तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए। तो देखिए इसमें जो स्टेप नंबर 1 रहेगा वो आपको ट्रायल एंड एरर से अलग अलग रेट पे एनपीवी निकालनी, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि कौन से रेट पे एनपीवी 0 होगी, तो हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी ट्रायल एंड एरर। तो पहला ये है, पहला स्टेप कि हम ट्रायल करेंगे, अलग अलग ट्रायल्स करेंगे एट डिफरेंट डिस्काउंट रेट, एट डिफरेंस डिस्काउंट रेट पे हम ट्रायल करेंगे। सेकेंड स्टेप ये होगा कि मुझे एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, क्या करेगा हम, 1 पॉजिटिव एनपीवी हमें चाहिए एंड 1 नेगेटिव एनपीवी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव एनपीवी निकालेंगे और एक नेगेटिव एनपीवी निकालेंगे। एनपीवी ये दोनों चीजें हमें चाहिए, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव एनपीवी। एंड थर्ड जो होगा वो हम लगा देंगे इसका एक फॉर्मूला, जो मैं आपको अभी आईआरआर कैसे गिनते हैं वो फॉर्मूला देने वाला हूं, राइट। एक बात का ध्यान रखना है कि जिन 2 डिस्काउंट रेट के ऊपर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी निकालेंगे उन दोनों ही डिस्काउंट रेट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव एनपीवी का डिस्काउंट रेट कुछ अलग होगा, उसे D1 नाम दे दूं, नेगेटिव एनपीवी का डिस्काउंट रेट कुछ अलग होगा, उसे D2 नाम दे दूं। तो ये D1 और D2 दोनों ही परसेंटेज जो है उनका डिस्काउंट रेट का जो डिफरेंस है वो बच्चों कभी भी 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर वो 5 से ज़्यादा हुआ तो हमारा आंसर थोड़ा और ज़्यादा एस्टिमेटेड आएगा, ऐसा होगा, राइट, फाइन। चलिए तो इन 3 स्टेप को एक बार फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मुझे एनपीवी निकालनी है। आप जानते हो कि एनपीवी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सिग्मा डीसीएफ, दैट इज समेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मैं सबसे पहले एनपीवी निकालना चाहता हूं 10% पे। मैं 2-3% पे ट्राई करूंगा और उसमें से कोई भी 2% को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा जिसपे एक पे पॉजिटिव एनपीवी आती हो और एक पे नेगेटिव। जैसे 10% पे अगर मुझे एनपीवी निकालनी हो, देखो वैसे यहाँ पे एनपीवी निकालने का तरीका हम क्या लगाएंगे उसको भी डिटेल में लिखता हूँ। हम क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लेके आएंगे एट द रेट जो भी हम डिस्काउंट रेट लेंगे और इनटू कर देंगे उसको कैश फ्लो से, तो हमें सिग्मा डीसीएफ मिल जाएगा और उसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे, तब जाके हमें एनपीवी की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले मैं सिग्मा डीसीएफ लाना चाहता हूं 10% पे, बट उसके लिए मुझे क्यूम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% लाना पड़ेगा।
और 5 साल के लिए करना पड़ेगा। अब देखो ये आप कैसे करोगे, पहले ये क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर क्या है वही हम सिंपल समझ लेते हैं। अगर आप 1 डिवाइड बाई 1.1 करोगे तो आप जानते हो कि पहले साल का जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा, एक बार रफ वर्किंग के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ जिससे आपको आइडिया आए, 0.9090, राइट। एक बार और इक्वल टू करोगे तो ये आएगा 0.8264, एक बार और इक्वल टू करेंगे तो वो आ जाएगा 0.7513, राइट। एक बार और इक्वल टू अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 0.6830, एंड एक बार और इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6209। अगर मैं इसका टोटल करता 10% के ऊपर तो ये मुझे 3.7907, यानी कि कह सकता हूं 3.791 का क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर मिलेगा। अब इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बैठेगा, 3.7907 ही आएगा। ये मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लिखता हूँ। यहाँ पे सामने क्या लिख दूंगा, NPV एट द रेट 10% लिख दूंगा जिससे आपको आइडिया रहे। तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर आएगा 3.7907 इनटू इस प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लो था दैट वाज 2,50,000 रुपीज़, राइट। और उसमें से मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा जो कि 8 लाख रुपीज़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए इससे क्या होता है, इससे मुझे एक NPV का फिगर मिलेगा 3.7903 इंटू 2,50,000 माइनस अगर मैं 8 लाख करता हूँ तो मेरी पहली NPV आ जाएगी 1,47,675। अब ये अगर आप NPV देखेंगे तो बहुत बड़ी NPV है, हमें तो जीरो तक पहुंचना है, ये तो बहुत बड़ी NPV है। ये NPV किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये जो मैंने क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाला 5 साल का, सर ये इतना टाइम लगेगा फैक्टर निकालने में, इतना सारा लिखना पड़ेगा? द आंसर इज नो। सिंपल आप कैलकुलेटर का यूज करके ही लेके आ सकते हो। कैसे लेके आ सकते हो, ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं स्टेप्स बोलूंगा जो आपको कैलसी पे मेरे साथ साथ या वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर बात करने। मैं कैलसी पे करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 1.1, फिर मैं खाली इक्वल टू करने की बजाय 5 टाइम्स इज इक्वल टू और m प्लस का बटन प्रेस करूंगा। इक्वल टू भी प्रेस करूंगा और m प्लस का बटन भी प्रेस करूंगा। देखिए कैसे करना है, एक बार इक्वल टू करके m प्लस कीजिए, दोबारा इक्वल टू m प्लस, वैसे ही तीसरी बार इक्वल टू m प्लस, चौथी बार इक्वल टू m प्लस एंड पांचवी बार इक्वल टू m प्लस। इससे हुआ ये है कि पांचों 5 साल के डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेटर ने दिखाई भी है और कैलकुलेटर ने साथ साथ में उसको m प्लस में भी डाल दिया है। तो जैसे ही आप मेमोरी को रिकॉल करेंगे बच्चों, आपको मेमोरी रिकॉल यानी कि ये करने के बाद जैसे ही आप एक MRC का बटन कैलकुलेटर पे होता है, इसे मेमोरी रिकॉल बटन कहते हैं, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको कैलकुलेटर पे 3.7907 दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से आप m प्लस बटन का यूज करके फटाफट गिन सकते हैं क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर। ये तो एक बार आपको समझ में आए इसलिए मैंने ये लंबा सा टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलिए, तो 10% पे NPV आ गई है, बट अनलकीली ये NPV बहुत बड़ी NPV आई है, हमको तो जीरो तक पहुंचना है। तो अब देखो मुझे NPV को कम करना है, या आप मुझे बताने वाले बच्चों, मुझे NPV को कम करना है। अब NPV को अगर कम करना है तो बोलो डिस्काउंट फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट को, डिस्काउंट फैक्टर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो ही आपका NPV कम होगा कि नहीं बच्चों। तो डिस्काउंट फैक्टर को कम करना पड़ेगा, सॉरी डिस्काउंट फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा NPV को कम करने के लिए। तो चलो डिस्काउंट फैक्टर को बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं, मुझे लगता है कि एक बार 15% पे ट्राई करनी चाहिए। तो अब देखिए मैं कलर चेंज करता हूं और NPV की ट्राई करता हूं, NPV एट द रेट ऑफ, सपोज एट द रेट ऑफ 15%। चलिए 15% के लिए मुझे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर 15% का चाहिए। कैसे लाएंगे, मेरे साथ साथ गिनते जाए, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, एक बार इक्वल टू m प्लस, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार ऐसे इक्वल टू m प्लस करते जाओ। मेमोरी को रिकॉल करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 3.3522 ये फिगर मिलेगा। इनटू कर दूंगा अगेन 2,50,000 का जो कैश फ्लो है उसे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस कर दूंगा इसमें से 8 लाख, तो ये सिग्मा DCF माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। 2,50,000 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से 8 लाख का फिगर माइनस करूंगा, यू विल गेट योर NPV विच इज 38,000
38.77 आ रही है, बट मैं इसको रफली 39 कर सकता हूं, इतना राउंड फिगर अलाउड है। तो देखिए ये आ गया एनपीवी एट द रेट ऑफ 15%। आई एम श्योर कि अब क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर कैसे लाना है इस मामले में तो आपको कोई टेंशन हुआ नहीं होगा और आराम से आप क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लेके आ गए होंगे। चलिए इसके बाद मुझे जो एनपीवी निकालना है वो अब और थोड़ा कम करना है। सी मुझे एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए थी, यहाँ मेरे पास दो पॉजिटिव एनपीवी आ चुकी है, एक नेगेटिव एनपीवी तो लानी पड़ेगी। तो अगर एक नेगेटिव एनपीवी मैं लेके आता हूँ, मान लो कि मैं एक नेगेटिव एनपीवी लेके आता हूँ, तो उसके लिए मुझे डिस्काउंट फैक्टर को और बढ़ाना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, सीधा 20% का ट्राई करके देखते हैं। डिस्काउंट फैक्टर में कितना ले लूंगा बच्चों, 20%। तो मैं एनपीवी गिनना चाहता हूं सपोज एट द रेट ऑफ 20%। अब 20% के लिए मुझे वापस सिग्मा डीसीएफ चाहिए। कैसे आएगा बच्चों, 1 डिवाइड बाई 1.2, 1 2 3 4 और 5 बार इक्वल टू एम प्लस करके मेमोरी को रिकॉल करेंगे तो 2.9906 का आपका डिस्काउंट फैक्टर आएगा। एक बार इसको ध्यान से चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी होगा बच्चों। यस इट इज़ 2.9906 इनटू अगर मैं कैश फ्लो कर दूंगा 2,50,000 रुपीज़ का और माइनस उसमें से मैं 8 लाख को माइनस करूं तो मुझे मिल जाएगी 20% की एनपीवी इंटू 2,50,000 किया और उसमें से मैं 8 लाख को माइनस करूं तो मुझे नेगेटिव एनपीवी मिल रही है 52,346 की नेगेटिव एनपीवी आ रही है। तो देखिए 46 को एक्चुअली 47 कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए कितनी सिंपल सी आपकी नेगेटिव एनपीवी भी आ गई यहाँ पे। हमारा काम पूरा हुआ। हम एक पॉजिटिव एनपीवी चाहते थे, ये वो पॉजिटिव एनपीवी में मिली। हम एक नेगेटिव एनपीवी चाहते थे, ये हमें नेगेटिव एनपीवी मिली। और जो शर्त हमें पूरी करनी थी, द कंडीशन विच वी हैव टू फुलफिल वॉज D1 एंड D2 का, यानी कि दोनों डिस्काउंट के रेट का जो डिफरेंस है वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चेक करके देखो यहाँ पे दोनों ही डिस्काउंट रेट का जो डिफरेंस है वो 5 से ज़्यादा नहीं है, एग्जैक्टली 5 का डिफरेंस है, वो चलाया जाएगा। इतनी मेहनत की। देखो ये पहला सवाल है ना, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ऐसा, लेकिन सच में देखा जाए तो सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो हर साल का कैश फ्लो सेम रखा हुआ है, इसलिए आप एनपीवी गिनने के लिए भी ये सिग्मा डीसीएफ का इस्तेमाल करके आराम से काम कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है आईआरआर, और आईआरआर निकालने के लिए एक हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखो बच्चों वो फॉर्मूला क्या है, आपको जब भी आईआरआर निकालना है तो सिंपल क्या करना है, जो लोअर रेट है, लोअर डिस्काउंट रेट, उसे मैं एल आर कह दूंगा। लोअर रेट लेना है, प्लस करना है, ऊपर की साइड में आपको लिखनी है पॉजिटिव एनपीवी। ऊपर की साइड पे क्या लिखना है बच्चों, जो पॉजिटिव एनपीवी आ रही है वो, और नीचे की साइड पे आपको लिखना है पॉजिटिव एनपीवी। ये जरा ध्यान देना, पहली बार आप ये फॉर्मूला देख रहे हो। नीचे की साइड पे आएगा पॉजिटिव एनपीवी और इसमें से आपको माइनस करना है नेगेटिव एनपीवी को। ये फॉर्मूला अच्छी तरह नोट करना, हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूला की हमको ज़रूरत पड़ने वाली। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी, और इसको इनटू कर देना है हायर रेट और लोअर रेट के डिफरेंस से, जो कि हमारा यहाँ पे 5 का डिफरेंस आएगा। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, झट से आपको आपका आईआरआर का आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पे आईआरआर की गिनती करने वाला हूँ। आईआरआर ध्यान दीजिए प्लीज। एलआर यानी कि लोअर रेट कितना था बच्चों, तो 15 जो था वो हमारा लोअर रेट था। पॉजिटिव एनपीवी क्या थी बच्चों, तो पॉजिटिव एनपीवी अगर आप देखोगे तो 38,039 की पॉजिटिव एनपीवी थी, तो उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। उसके नीचे मैं पॉजिटिव एनपीवी लिखूंगा, वो आएगी 38,039, और जो नेगेटिव एनपीवी लिखूंगा वो नेगेटिव में लिखनी पड़ेगी, वो आ जाएगी नेगेटिव 52,347। और इनटू जो मुझे करना है वो हायर एंड लोअर रेट का डिफरेंस निकालना है, वो कि नेचुरली 20 माइनस 15 यानी कि 5 का डिफरेंस आएगा। तो ध्यान से देखें तो सब चीजें लिख दी है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट कीप इन माइंड। देखिए बच्चों यहाँ पे ये माइनस है और बाजू में लिखी हुई एनपीवी भी नेगेटिव है।
तो दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव मिल के हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बीच में प्लस का साइन आ जाएगा एंड अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा। आई एम श्योर आपको मेरी बात जो मैं कह रहा हूं वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही है बच्चों। चलिए, तो इस चीज़ को हम अगर प्रॉपरली एक बार लिख देते हैं तो ये कुछ कैसा दिखेगा। ये थोड़ा जो यहाँ पे लिखा है इसे यहाँ पे निकालता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई एम श्योर पहला सवाल है, आप बराबर ध्यान दे रहे हो। देखिए आईआरआर का पहला सवाल है ना, सबको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगना चालू हो जाएगा। तो ये मैटर ऑफ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। थोड़ी सी जगह बनाते हैं और फिर हम वापिस एक बार आईआरआर की काउंटिंग आगे बढ़ाते हैं। आप स्टेप्स को अच्छी तरह रिवाइज करते जाइए तो आईआरआर की काउंटिंग आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए, अब मैं आईआरआर की काउंटिंग को आगे बढ़ाता हूँ। मैं इसको ही इक्वल टू करके एक बार यहाँ पे अगर लिख दूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखिए ये हो जाएगा 15 प्लस ऊपर तो 38,039 जो था वही रहेगा और नीचे की साइड पे 38,039 प्लस 52,347 होगा। ध्यान रखना बच्चों प्लस होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 90,386 और इनटू मुझे करना है 5। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं, पूरा अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो मुझे आराम से आईआरआर का फिगर मिल जाएगा। मुझे मिलता है मेरे आईआरआर का फिगर अगर मैं प्लस 15% करूं तो 17.10। इसमें मेरे आईआरआर का फिगर आ रहा है बच्चों 17.10%। ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि नेचुरली 15 एक परसेंटेज था, यानी कि 17.10% पे जो एनपीवी होगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये 17.10% पे इसमें एनपीवी निकालने की ट्राई करोगे तो वो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगी, जीरो के आसपास आएगी। क्योंकि ये जो आईआरआर होता है ना बच्चों, वो एक एस्टिमेटेड आईआरआर होता है। आप जितना आप ये हायर एंड लोअर रेट का डिफरेंस ज्यादा लोगे ना, उतना ये आईआरआर का आंसर जो आएगा बच्चों वो एस्टिमेटेड आंसर आएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हम ये जो कर रहे हैं, लॉजिक को समझिए, हम जो ये पूरा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला अपने आप में और कुछ नहीं है बल्कि लीनियर इंटरपोलेशन है। और लीनियर इंटरपोलेशन होने की वजह से ये जो डिफरेंस है वो हो सके उतना हमें कम रखना पड़ेगा। ये डिफरेंस मैंने 5 का लिया है तो मेरा आंसर थोड़ा एस्टिमेटेड आया होगा। अगर आप ये डिफरेंस 3 का लेके कर सकते हो तो आपका आंसर और अच्छा आएगा। अगर आप ये डिफरेंस सिर्फ 2 का रख के कर सकते हो तो आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, हो सके उतना ये डिफरेंस कम रखे जिससे आपके आईआरआर का बेस्ट पॉसिबल आंसर आए। यहाँ पे जो मैं एनपीवी गिनूंगा वो एग्जैक्ट जीरो तो नहीं आएगी बट थोड़ा सा जीरो के नज़दीक आएगा और वो एग्जाम में चलाया जाता है क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि एफएम सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जहाँ पे पॉइंट की वजह से थोड़े बहुत आंसर में फर्क आ सकते हैं। चलिए क्यों ना एक बार ये चेक कर दिया जाए कि इस परसेंटेज के ऊपर एनपीवी क्या सच में जीरो या जीरो के आसपास आती है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 17.10% पे एनपीवी को निकालना पड़ेगा। तो चलिए वो 17.10% पे एनपीवी को मैं यहाँ साइड पे निकालता हूँ। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं निकालने वाला हूँ यहाँ पे एनपीवी, बट ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 17.10%। अब मुझे पहले उसके लिए उसका सिग्मा डीसीएफ चाहिए, तो पहले क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। आपको मालूम है कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1710 और 5 बार इक्वल टू m प्लस 7 में प्रेस करते जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। जैसे ही मेमोरी को आप रिकॉल करोगे आपको जो फिगर मिलता है वो है 3.1920। इनटू करना पड़ेगा जो कैश फ्लो था 2,50,000 का, तो 2,50,000 का कैश फ्लो आएगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पे 8 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इसमें से मुझे 8 लाख के फिगर को माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं ये करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको क्या एनपीवी आती है। इनटू अगर 2,50,000 करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो ये क्यूम्यूलेटिव 3.1920 इंटू जैसे ही मैं 2,50,000 करता हूँ ये मुझे मिलता है 7,98,000 के आसपास।
और उसमें से मैं अगर 8 लाख माइनस करूंगा तो एक्चुअली मेरा 2000 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। एक्चुअली ये जीरो आना चाहिए, बट डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 2000 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्यों हुआ, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसा आप में भी जब आप गिनोगे तो होगा। इसका कारण ये था कि मैंने जो आपको कहा था कि ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, राइट? ये एक एस्टिमेटेड फिगर है, और एस्टिमेटेड फिगर होने की वजह से आपके आंसर में थोड़ा सा फर्क तो आना ही है बच्चों, राइट? तो ये थोड़ा सा फर्क इस वजह से आया, इस वजह से आया क्योंकि हमने जो ये डिफरेंस लिया था वो डिफरेंस 5 का लिया था। अगर मैं 3 या 4 या तो फिर इसमें 2 का डिफरेंस लेता तो आंसर और अच्छा आता। तो ये 2000 एक्चुअली जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 8 लाख जितना बड़ा फिगर है तो ये 2000 का जो फर्क है वो अप्रोक्सीमेटली उतना मैटर नहीं करता है, और इसलिए इस आईआरआर के आंसर को भी आईसीएआई चलाएगी। वापिस मैं कहता हूं, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना हो जो मैं आगे वाले सवाल में करने वाला हूं, ये एक पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल लगे इसलिए आपको 5 का डिफरेंस लिया यहां पे, बट ये डिफरेंस जो है ना वो मोस्ट आईएमपी है, इसको कभी आप 5 ना रहने दे। वैसे आईसीएआई 5 का डिफरेंस चलाती है, यानी कि आईसीएआई की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आपका 17.10 का आईआरआर भी एकदम सही आईआरआर है। बट एक्चुअली आप देखो तो इस आईआरआर पे एनपीवी गिनते हो तो वो जीरो नहीं होती है, 2000 का डिफरेंस आ जाता है, बट यही डिफरेंस जो है वो आईसीएआई भी चलाएगी, राइट? सो आई एम श्योर कि आपको एक पूरा आइडिया आया होगा कि आईआरआर कैसे निकाला जाता है। यस, जब हम सम्स गिनेंगे, अभी आगे हमें ढेर सारे सवाल आईआरआर के गिनने हैं, आपको सिर्फ बच्चों ध्यान देते रहना है। देखिए, एक साथ अगर मैं आपको सब समझाने की ट्राई करूंगा ना, इट विल बिकम वेरी मच कंफ्यूजिंग फॉर यू। अभी हमने इतना सारा मैटर यहाँ बाजू में ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, अगर आप ये भी अच्छी तरह समझ सकते हो बच्चों, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आईआरआर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आईआरआर का आपको करवाना चाहता हूं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बाद। देखिए, और एक आईआरआर का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है प्लीज ध्यान से समझना। इसमें लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹15 लाख, यानी प्रोजेक्ट में 15 लाख का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में होगा। एन्युअल कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्या लिखा है बच्चों? एन्युअल कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स विल बी ₹3 लाख, राइट, फॉर ईच ईयर। 3 लाख का कैश फ्लो आएगा। आपको आईआरआर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब आप क्या करेंगे, उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूं, प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसका आईआरआर खुद गिन पाए। अगर आप खुद इसका आईआरआर गिनने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ओके, मैं मानता हूं कि आपने पॉज करके इसका आईआरआर गिनने की कोशिश की होगी, लेकिन एक मजे की बात है, आपने किसी भी डिस्काउंट फैक्टर पे जब इस 3 लाख को डिस्काउंट किया होगा और एनपीवी निकाली होगी, आपने एक चीज नोट की होगी कि आपकी एनपीवी ऑलवेज नेगेटिव ही आ रही थी। एक चीज आपने नोट की होगी बच्चों कि आपकी जो एनपीवी आ रही थी वो ऑलवेज नेगेटिव एनपीवी ही आ रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ कि ऑलवेज नेगेटिव एनपीवी आ रही थी? देखो, इसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूं। ये सवाल खाली मैंने आपको ऐसे ही उल्लू बनाने के लिए दिया है, या ये सवाल मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाने के लिए दिया है। अगर आपने खुद इसका आईआरआर गिनने की कोशिश की हो तो आपको बहुत ही अजीब कुछ मिला होगा, यानी कि आईआरआर का प्रॉपर आंसर नहीं मिला होगा। किसी भी डिस्काउंट फैक्टर पे आपने एनपीवी गिनने की कोशिश की और आपकी एनपीवी नेगेटिव ही आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रोजेक्ट में 3 लाख रुपीस आपका कैश फ्लो आ रहा है, वो अगर 5 साल तक आएगा तो विदाउट टेकिंग टाइम वैल्यू इनटू अकाउंट, मैं टाइम वैल्यू को ध्यान में लूं ही नहीं, राइट, सीधा 3 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा जो पैसा आता है वो कितना आता है? 15 लाख रुपीस ही आता है। तो भी जो मेरा पैसा आता है वो कितना आता है? 15 लाख ही आता है। अगर मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में लिया तो ये 3 लाख रुपया और टूट जाएगा, और वो और टूटने की वजह से ऑलवेज नेगेटिव एनपीवी ही आएगा। सुन रहे हो मेरी बात बच्चों? ऑलवेज नेगेटिव एनपीवी ही आएगा, यानी कि यहां पे पॉजिटिव एनपीवी आना इम्पॉसिबल है। यहां पे पॉजिटिव एनपीवी का आना ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं पाएगा।
तो यहाँ पे आईआरआर का फिगर आएगा ही नहीं, या आप यूं कह सकते हो कि आईआरआर जो आएगा वो 0% आएगा। या तो आप यूं कह सकते हो कि आईआरआर इम्पॉसिबल है गिनना, इस सिचुएशन में आईआरआर आएगा ही नहीं। या तो आप यूं कह सकते हो कि आईआरआर यहाँ पे 0% आएगा। आई एम श्योर बच्चों ये सवाल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई होगी कि हर बार आईआरआर को गिनना ऐसा कंपलसरी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आईआरआर का आंसर ना आए, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आईआरआर का आंसर बच्चों ना आए।